हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन से वीडियो बंद था, आपको लगा होगा सर कहाँ चले गए। सर आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करना मैंने छोड़ दिया। वो कभी नहीं होने वाला है। जब तक सांस है, जब तक हम रहेंगे, अच्छा से अच्छा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करता रहेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि जैसे अब जो आपका चैप्टर है स्थिर विद्युत, वह समापन की ओर है। तो वह समापन की ओर है, तो हमारा ये मोटो था कि हम कई पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दें। कई पार्ट का सेंस ये है कि वो चीज़ आपको बोरिंग ना लगे। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें कुछ डेरिवेशन है, ठीक है, और कुछ उसमें न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, कुछ हमने टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, सभी चीज़ों को मिला करके एक चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे, तो आप किसी भी बुक को उठा करके देखेंगे तो आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करेंगे। बशर्ते शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरा बराबर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेट हो करके एक एक चीज़ों को समझिए, क्योंकि क्लास 12th है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। थोड़ा आपके एजुकेशन को लेकर के थोड़ा अगर मैं बहुत गंभीरता पूर्वक अगर मैं आपके सामने पेश आ रहा हूँ, तो इसका यह कारण है कि ठीक है, पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद साथ में मिल करके आप अपन लोग पार्टी कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा मेन मोटो ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊँ, कम से कम समय में इनपुट कम, आउटपुट ज़्यादा हमको चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन है, देखिएगा। एक आवेश को दो वस्तुओं पर बराबर एक आवेश को दो वस्तुओं पर बांटा जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक आवेश को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक आवेश को दो वस्तुओं पर बांटा जाता है, या दो भागों में बांटा जाता है, अब इसको ऐसे कह लीजिए। उन दोनों आवेशों का मान क्या हो कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल अधिकतम। आप शब्दों को ध्यान समझिएगा। वो कह रहा है कि उन दोनों आवेशों का मान क्या हो कि उन दोनों पर लगने वाला जो बल है वह क्या है, अधिकतम है। पहली बात है कि एक आवेश को दो वस्तुओं पर बांटा जाता है, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या दो भागों में बांटा जाता है। चलिए एक काम करते हैं, जब ऐसी बात है कि एक आवेश को, तो मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि माना वह आवेश x है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो माना वह आवेश x है, तो दो वस्तुओं पर बांटा जाता है, तो मान लेते हैं, या दो भागों में बांटा जाता है, तो मान लेते हैं कि एक भाग a है और दूसरा भाग क्या है, b है, और इसी x को a और b में बांटा जाता है। तो मान लेते हैं कि x में से a में, मान लेते हैं कि x में से a वाले भाग को जो आवेश मिला वह q मिला। तो जाहिर सी बात है बी वाले भाग को जो आवेश मिलेगा वह कितना मिलेगा, x माइनस क्यू मिलेगा। आप ही बताइए, अगर आपके पास 10 कूलाम का आवेश है और ए को आपने 4 दे दिया, तो जाहिर सी बात है बी को आप कितना देंगे, तो 6 देंगे। तो 6 कहाँ से आया, 10 माइनस 4 करने पे आया। मतलब इस वाले में से इस वाले को आपने क्या घटा दिया, तो आपको इस वाले का आवेश मिल गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर भी किया है कि अगर आवेश, जैसे आपका आपने टोटल जो आवेश माना है वह x माना है, और x को दो वस्तुओं पर बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, तो पहला भाग हमने ले लिया a, दूसरा भाग हमने ले लिया b। तो मान लेते हैं कि x में से q आवेश a को मिला, तो जाहिर सी बात है b को कितना आवेश मिला, x माइनस क्यू मिला। अच्छा ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गया कि एक भाग a है, दूसरा भाग b है, एक को आवेश मिला q, दूसरे को मिला x माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, r है। तो जाहिर सी बात है कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा, तो वह वैद्युत बल कितना होगा, तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, तो Q और x माइनस क्यू अपान R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1।
अब क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों आवेशों पर जो बल लगना है वह बल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम होने के लिए उन आवेशों का मान क्या होना चाहिए। यहाँ ये कह रहा है, शर्त देखिएगा, कह रहा है कि उन आवेशों का मान क्या हो कि उनके बीच में जो लगने वाला बल हो वह क्या हो, अधिकतम हो। तो जब अधिकतम की बात आ रही है तो चूंकि आप मैथ के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, आपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ा होगा। तो आप लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि बल के अधिकतम मान के लिए, बल के अधिकतम मान के लिए dF अपान dQ बराबर 0। आपने उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी है, इस पर हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो बल के अधिकतम मान के लिए dF बाई dQ इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए क्या हो जाएगा, DDQ F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज Q x माइनस Q अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर, इसको बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट वाले टर्म को। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो गया, 1/R स्क्वायर बाहर हो गया, और अंदर में क्या हो गया, DDQ, और ब्रैकेट में क्या हो गया, Q के x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, QX और माइनस Q स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0 आपका आ गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे, गुणा, और इस वाले को अगर हम नीचे भेजेंगे तो 0 बाई समथिंग, ये जो 0 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R स्क्वायर आएगा, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। तो इसको करिए, लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कि DDQ, इसको ले लीजिए एक बार QX के साथ, फिर ले लीजिए Q स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा QX माइनस, फिर क्या हो जाएगा DDQ, और क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, यह Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो x को बाहर निकाल लीजिए, तो x आपका बाहर आ गया, और Q का अगर अवकलन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपको पता है। और माइनस यहाँ Q स्क्वायर है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे Q निकालेंगे तो Q हमको मिल जाएगा x/2 मिल जाएगा। इसका यह मतलब हो गया कि जो A पर आवेश है Q है, वह Q क्या होना चाहिए, इस x का आधा होना चाहिए। और जब जाहिर सी बात है इस x में से आधा भाग A को मिल गया, तो जाहिर सी बात है B को भी कितना मिलेगा, आधा भाग ही मिलेगा। इसका मतलब उन आवेशों का जो मान होना चाहिए वो आधा आधा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है, जो फोर्स है, वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। उच्चिष्ट निम्निष्ट आपने पढ़ा होगा, dF बाई dQ इक्वल टू 0, वहीं से हमने लिया हुआ है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे अभी। लिखा है अनंत आवेश है जिनका परिमाण 2 कूलाम है। अनंत आवेश है जिनका, अनंत आवेश है मतलब बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज है। अनंत आवेश है जिनका परिमाण 2 कूलाम है, ठीक है। अनंत आवेशों, यहां आवेश मत कहिए, इसको अनंत आवेशों कह लीजिए। अनंत आवेशों है को हटा दीजिए। अनंत आवेशों जिसका परिमाण 2 कूलाम है, मतलब बहुत सारे आवेश हैं। तो मान लेते हैं आवेश क्या क्या है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, डॉट 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 है। और जो सबका परिमाण दिया हुआ है वह कितना है, 2 कूलाम है।
मतलब Q1 भी 2 कूलाम है। यहां से देखिए हल स्टार्ट हो गया आपका। Q2 भी 2 कूलाम है, Q3 भी 2 कूलाम है, Q4 भी 2 कूलाम है। तो अनंत आवेश है, ठीक है। आवेश कितने हैं? एक दो आवेश नहीं है, अनंत आवेश है, ठीक है ना। तो अनंत आवेशों जिसका परिमाण कितना है? 2 कूलाम है। तो ये हमने लिख दिया क्वेश्चन के अनुसार। अब कह रहा है इनको x बराबर 1 मीटर, x बराबर 2 मीटर, x बराबर 4 मीटर, x बराबर 8 मीटर इसी क्रम में रखा गया है। तो एक काम करते हैं, जब x बराबर 1 मीटर कह रहा है तो पहले हम थोड़ा सा कुछ बना लें। क्या बना लें? हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं? कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसे बनता है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है कि यह कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। यह कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। यहाँ पर x बराबर 1 मीटर, x बराबर 2 मीटर की बात करता है। तो मान लेते हैं यह क्या हो गया आपका? मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है ठीक है। और इसका नाम हम क्या दे दिए? O दे दिए। x बराबर 1 मीटर मतलब यहाँ से, अब x एक्सिस की बात करेंगे, y एक्सिस की बात तो करेंगे नहीं। तो x बराबर 1 मीटर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ये कितना हो गया आपका? x बराबर 1 मीटर। फिर x बराबर 2 मीटर यहां मान लिए, 3 मीटर यहां मान लिए, 4 मीटर यहां मान लिए। उसके बाद क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, ओके। उसके बाद क्या है तुम्हारा? मान लेते हैं यहां पर कितना है? 8 मीटर है। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आवेश हैं, बहुत सारे जो आवेश हैं जिनका परिमाण अनंत तक आवेश जो है, जिनका परिमाण 2 कूलाम है, उनको कहाँ रखा गया? x बराबर 1 मीटर पे। मतलब एक आवेश को रखा गया Q1 को कहाँ रखा गया? x बराबर 1 मीटर पे। Q2 को रखा गया x बराबर 2 मीटर पे। Q3 को रखा गया है x बराबर 4 मीटर पे। और Q4 को रखा गया है x बराबर 8 मीटर पे। चलो ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि एक आवेश जिसका परिमाण 1 कूलाम है मूल बिंदु पर है। तो इस मूल बिंदु पर आवेश को मान लेते हैं कि Q0 मान लेते हैं, ठीक है। इस मूल बिंदु पर आवेश क्या है? मान लीजिए Q0 है। और इसका परिमाण कितना है? 1 कूलाम है। इसका परिमाण कितना है? 2 कूलाम है। इसका भी कितना है? 2 कूलाम है। इसका भी कितना है? 2 कूलाम है। इसका भी कितना है? 2 कूलाम है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनंत आवेशों का मतलब एक दो आवेश नहीं है, अनंत तक आवेश है। तो जब अनंत तक आवेश है, उनका परिमाण भी दिया 2 कूलाम, मतलब जितने के जितने हैं सभी का जो परिमाण है वह कितना है? 2 कूलाम है। उसके बाद इन्होंने यह कहा है कि इनको x बराबर 1 मीटर 2 मीटर ऐसे कर दिया है क्वेश्चन। तो तुरंत आपके दिमाग में एक बन जाना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है। तो जब x बराबर 1 मीटर 2 मीटर की बात कर रहे हैं, मतलब y एक्सिस पे हमको नहीं चलना, मतलब हमको x एक्सिस पे चलना है। तो हमने क्या किया? ये x एक्सिस और y एक्सिस जहां मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, हमने उसको O नाम दे दिया। अब x बराबर 1 मीटर मतलब x पे चलना है। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 1 मीटर ले लिया। फिर यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां, ठीक है। तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 8 मीटर मिल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आवेश है वो कैसे रखे गए हैं? 1 मीटर पे। तो मैंने आवेश को 1 मीटर पे रखा। 2 मीटर पे तो 2 मीटर पे रखा। 4 मीटर पे तो 3 छोड़ के 4 मीटर पे रखा। 8 मीटर पे तो बीच वाले पार्ट को 5 6 7 सबको साइड कर दिया, डायरेक्ट 8 मीटर पे रखा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आवेश इसी क्रम में रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इतने आवेश रखे गए हैं तो इनके कारण मूल बिंदु पर जो आवेश है, जिसको हम लोगों ने Q0 कहा है, Q0 कहा है, और इसका परिमाण 1 कूलाम दिया है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो आपको जैसा कि जानकारी है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। कि जैसे सुपरपोजिशन में आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए अगर एक Q आवेश है और एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2 और एक आवेश है Q3, इसका यह मतलब हुआ कि इस आवेश पर यह भी बल लगाएगा, इस आवेश पर यह भी बल लगाएगा और इस आवेश पर यह भी बल लगाएगा। तो टोटल बल कितना होगा उसको निकालने के लिए जो हम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, मतलब इस मूल बिंदु पर रखे हुए आवेश पर बल लगाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा? Q1 जिम्मेदार होगा, Q2 जिम्मेदार होगा और Q3 जिम्मेदार होगा, Q4 जिम्मेदार होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको अगर हम निकालेंगे पार्ट वाइज तो ऐसे निकालेंगे कि F टोटल अगर हम निकालेंगे F टोटल, तो F टोटल कितना हो जाएगा? पहले एक काम करते हैं, जब आप इसका निकालेंगे Q1 का निकालिए, तो Q1 और Q0 का, क्योंकि देखिए इस आवेश कारण इस पर बल लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इस Q1 Q2 Q3 Q4 को सबको मैं क्या लिख सकता हूं? Q लिख सकता हूं।
मिला करके नहीं, अलग अलग। जैसे इसको भी ए भी क्यू, ए भी क्यू, क्यों? क्योंकि सबका परिमाण सेम है, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम। तो Q1 Q2 Q3 Q4 लिखना उचित नहीं होगा, डायरेक्ट सबको क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। तो ए भी क्या हो गया? क्यू हो गया। ए भी क्या हो गया? ए भी क्यू हो गया। 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 क्यों? क्योंकि इनका परिणाम परिमाण सेम है। इनका क्या सेम है? परिमाण सेम है। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह बल क्या होगा? कूलम के नियम के अनुसार 1/4πε0 क्यू Q0 अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 1। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। चलिए फिर प्लस 1/4πε0। दूसरा आवेश कौन है? Q2 मतलब Q कितना दूरी पे है? 2 मीटर पे है। ओके, उसके बाद इनके बीच में बल क्या लगेगा? तो Q0 अपान 2 का स्क्वायर। तो Q0 अपान 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1/4πε0 Q0 अपान ये कितना है आपका? 4। 3 छोड़ देना है, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 लिया ही नहीं है। x बराबर 3 मीटर कहीं दिया है? नहीं दिया है। फिर प्लस क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q0 अपान 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि पहले ही बोला अनंत आवेश हो। आवेश का कितना है? अनंत आवेश है, 1-2 आवेश नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे? देखिए लिखिए, एफ टोटल कितना हो जाएगा आपका? एफ टोटल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 1/4πε0 आपको कॉमन दिख रहा है, आप ले लीजिए। 1/4πε0 कॉमन आपका हो गया। Q0 आपको कॉमन दिख रहा है, तो Q0 आप कॉमन ले लीजिए। और अंदर में क्या बचा? 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हो गया आपका। अब थोड़ा यहां पर अब हम लोग को समझना है कि 1/4πε0 ठीक है, Q की वैल्यू भी दी हुई है 2, Q0 की वैल्यू भी दी है 1। तो यहां तो दिक्कत नहीं है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये एफ टोटल हमको मिल जाएगा। तो ये जो आपको सीरीज दिख रही है, यह सीरीज किसमें दिख रही है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जो सीरीज दिख रही है हमें, वह कैसी दिख रही है? गुणोत्तर श्रेणी में दिख रही है। कैसी दिख रही है? गुणोत्तर श्रेणी में। आप जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, जैसे एक होता है समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, एक होता है समांतर श्रेणी होता है, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक होता है गुणोत्तर श्रेणी होता है, ठीक है, एक हरात्मक श्रेणी होता है, हार्मोनिकल क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप ये सब चीज पढ़े होंगे। तो ये श्रेणी कैसी है? गुणोत्तर श्रेणी में है। और याद रखिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है तो अगर हमको सम निकालना है, मतलब योग निकालना है, और योग चूंकि यह कहां तक है? अनंत तक है, तो वह सम कितना होता है? S बराबर A/1 - R होता है। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, और R को क्या बोलते हैं? सार्वनुपात। सर्वानुपात ना, सार्वानुपात, ठीक है, सार्वानुपात, ये आर को बोलते हैं। तो ए तो हमको पता है 1/1 स्क्वायर, ये हमारा ए टर्म हो गया। अब अगर हम क्या निकाल लें? आर निकाल लें, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आर कैसे निकालेंगे? आप बताइए, आर कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है इस 1/2 स्क्वायर में, इस 1/2 स्क्वायर में आप भाग देंगे पहले टर्म का। किसका देंगे? 1/1 स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 1/2 स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 इंटू 1/, कितना 1 ही आएगा, तो 1/4। मतलब आर की वैल्यू जो मिल गई आपको, वो कितनी मिल गई? 1/4 मिल गई। अब इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। क्या है आपका एफ टोटल? 1/4πε0 को लिख लें 9 × 10⁻9, और Q0 को लिख लें, क्या लिख लें? Q कितना है आपका? Q है 2, और Q0 कितना है? 1, और अंदर में A/1 - R आने वाला है। तो A कितना है? प्रथम पद कितना है? 1, और 1 - R मतलब 1 - R की वैल्यू कितनी है? 1/4। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। एफ टोटल 9 दूनी 18 गुणे 10⁻9 और गुणे 1/4 में से 1 गया 3, 3/4, 4 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया तुम्हारा? 18 इंटू 10⁻9 गुणे 4/3, 3 6 18, 6 चौके 24, 24 गुणे
10 घाते 9 न्यूटन, ये तुम्हारा क्या आ गया एफ टोटल। कभी कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको आप थोड़ा देख लिया करिए, इतना छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया क्योंकि यह किसमें थी गुणोत्तर श्रेणी में थी। किसमें थी? गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि जो सार्वनुपात क्या होगा वह क्या होगा, सेम आएगा। जैसे मान लो तुम 1/2 स्क्वायर में 1 स्क्वायर का भाग दिए, अब मान लो तुम 1/4 स्क्वायर में तुम भाग देते किसका, 1/2 स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है 1/4 स्क्वायर क्या बोलोगे 1/16, और भाग का उल्टा गुड़ा, 4 गया ऊपर, 1 आया नीचे, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहाँ भी सार्वनुपात कितना है 1/4। तो जब सार्वनुपात सेम होता है तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती है। और अगर श्रेणी दी हुई हो, उनके बीच सम करना हो, और अगर वह श्रेणी अनंत तक गई हो तो कैसे निकालते हैं, एस बराबर ए अपान 1 माइनस आर। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, मतलब ए वाला जो पहला टर्म है, और आर मतलब हो गया सार्वनुपात। वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सम निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। और आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, सुपरपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको देख लीजिएगा, उसके अनुसार हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आफ्टर दैट अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपको बता दूं। जैसे अगर मान लीजिए, मैं छोटी सी बात कहता हूं, अगर मान लीजिए जैसे मैंने ठीक है, मैंने जैसे मान लीजिए मैंने एक सरफेस लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, या मान लीजिए सरफेस है, ओके, ठीक है, और ये सरफेस है मान लीजिए, तो इस सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, एरिया वेक्टर होगा, वह इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैंने ऐसे लिया तो इसके परपेंडिकुलर ए ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ऐसे लिया तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं पहले, इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, इसको हम सेकंड नाम देंगे, ये पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सपोज करिएगा, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमने सरफेस ले लिया, ठीक है, तो इस सरफेस के लंबवत, ठीक है, इस सरफेस के लंबवत, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ठीक है ना, लंबवत, ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, ये जो वेक्टर लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यह सरफेस कितना है, एस है, और इसका मैं छोटा सा एक पार्ट ले लूं, मान लीजिए मैंने छोटा सा पार्ट लिया, डीएस लिया, तो इस डीएस के लंबवत ये जो हमको दिख रहा है, यह क्या हो गया, हमारा एरिया वेक्टर हो गया, इसको बोलेंगे डीएस वेक्टर। और डीएस वेक्टर के अलोंग हम मान लेते हैं इस डीएस वेक्टर की दिशा में इसका जो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश जो है, एकांक सदिश वो कितना है, एन कैप है। तो आपको वेक्टर का फार्मूला पता है, क्या पता है कि डीएस वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ डीएस वेक्टर और एन कैप। इसको थोड़ा और अच्छे से कर लीजिए, तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, डीएस एन कैप, ये आपका हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। कोई सरफेस में लिया, सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वह उसके एकांक सदिश की दिशा के मतलब दिशा के साथ होती है। मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर ऐसे है तो उसके एकांक की दिशा भी ऐसी होगी, उसके एकांक सदिश की दिशा अगर ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी कैसी होगी, ऐसे ही होगी, समझ में आया। लेकिन जो भी होगी वह सरफेस के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। इस पे भी हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। डीएस लेने का मतलब क्या है, अगर मैं पूरा पार्ट एस माना हूं तो डीएस मतलब क्या हो जाता है, जब डी लग जाता है तो डी से कभी घबराया मत करिए। जब हम कोई छोटा एलिमेंट लेते हैं ना तो वहां पर हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। जैसे एस मतलब पूरा हो गया, और अगर मैं डीएस लगा लिया तो मतलब उसी एस का एक छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में आप समझ में आ गया होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वह क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी, और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी, और उस क्षेत्रफल सदिश के एकांक सदिश की जो दिशा होगी वह क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और वेक्टर में, सदिश में और एकांक सदिश में क्या संबंध होता है वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। उस दिन जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी, बात कुछ ऐसी थी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई वस्तु ए है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, और इनके बीच में कोई मान लीजिए संपर्क नहीं है, और अगर मान लीजिए इस ए और बी के बीच में अगर संपर्क हो जाता है
संपर्क होने का मतलब इनके बीच में अगर मान लीजिए घर्षण हो जाता है, घर्षण मतलब मान लीजिए इनके बीच में क्या हो जाती है, रबिंग हो जाती है, तो बस इतना समझिए कि इस घर्षण के दौरान जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या अगर ऐसा होता है तो इनके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो सपोज करिएगा कि मान लीजिए ए वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, और बी वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। ए वस्तु का द्रव्यमान m1 है, बी का m2 है। अब कहना यह है कि इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है, और संपर्क नहीं है तो ठीक है, इनके द्रव्यमान m1 m2 है। देखिए जब इनके बीच में संपर्क हो जाता है, तो संपर्क हो जाता है, मान लीजिए इनके बीच में घर्षण हो जाता है, रबिंग हो जाती है, तो क्या अब भी उनके द्रव्यमान वही रहेंगे? तो प्रश्न यह है, तो इसका उत्तर यह है कि द्रव्यमान बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान बदल जाएंगे। द्रव्यमान बदल जाएंगे मतलब द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब इनके बीच में संपर्क होगा, रबिंग होगा, तो रबिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित मास होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये होता है। अब जाहिर से आप ही बात बताइएगा, अगर मान लीजिए ए और बी संपर्क में आ गए, और मान लीजिए ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया, तो ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो पॉजिटिव चार्ज, और बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो निगेटिव चार्ज। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित मास है, तो जाहिर सी बात है आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इनके द्रव्यमान पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब आप ऐसे देंगे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि आवेशीकरण के लिए क्या प्रोटॉन जिम्मेदार हो सकता है क्या? आवेशीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों जिम्मेदार है, क्यों जिम्मेदार है? तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मैटर जो होता है, वस्तु होता है, वह किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम में आपको पता है कि क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपको यह भी पता है कि जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, वह न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा टाइटली बंधा रहता है, ज्यादा टाइटली बंधा रहता है, ज्यादा टाइटली बंधा रहता है। कौन? प्रोटॉन, न्यूक्लियस से। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा कम स्ट्रांगली बंधा रहता है, कम स्ट्रांगली, कम मजबूती से बंधा रहता है, कम मजबूती से बंधा रहता है। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की तुलना में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसीलिए आवेशीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, न कि प्रोटॉन। तो इस प्रकार के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं वीडियो का आज समापन करता हूं, और उसके बाद हम लोग अभी आगे गॉस का प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स, और क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स हम लोग समझेंगे। और हम लोग इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें सारी चीजों को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं होगा, केवल टॉपिक डिस्कस होगा। न्यूमेरिकल जो डिस्कस होना चाहिए था, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, आगे हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।